हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एक्साइटिंग लेक्चर। आज हम देखेंगे हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी होती क्या। माइक्रोबायोलॉजी से मतलब माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब स्टडी। अगर इनको टुकड़ों में जैसे तोड़ के हमने देखा, हमें पता चला कि बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना करना ही माइक्रोबायोलॉजी है। अगर ये एक इनविजिबल वर्ल्ड है जो अपनी दुनिया से बहुत परे है, ये इनविजिबल वर्ल्ड है, इसको नेक्ड आई से अपने नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए अपने माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप हुई, कॉनफोकल, या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुई। इनके अलग अलग मॉडिफाइड वर्जन होते हैं बहुत सारे, जो कि बैक्टीरिया हुआ, अपने वायरस फंजाई प्रोटोजोआ, इन सभी को देखने के काम आती हैं। अगर हम इनकी माइक्रोबायोलॉजी के युग की या इराज इराज की बात करें, तो माइक्रोबायोलॉजी के मेनली 4 एराज थे, जिसमें पहला डिस्कवरी एरा, दूसरा ट्रांजिशन एरा, तीसरा गोल्डन एरा एंड मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा जो 1915 से आज तक जो चलता आ रहा है, जो कि हम डीएनए लेवल तक और प्रोटीन्स के लेवल तक पहुंच गए हैं। और गोल्डन एरा एक ऐसा टाइम था जहां पर जो ट्रांजिशन एरा में या डिस्कवरी एरा में जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे साइंटिस्ट के बीच में, उनका उनका भी समाधान मिला, उनके सॉल्यूशंस मिले, जो प्रॉब्लम्स थी वो सब गोल्डन एरा में, और जो आज के टाइम में उनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। धीरे धीरे जैसा कि माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड है या फिर साइंस की फील्ड है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुए, वैसे वैसे ही इनकी आगे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है या किसी भी फील्ड से रिलेटेड अच्छी अच्छी डिस्कवरी होती रही और आगे इनका इंप्रूवमेंट होता रहा। अब सबसे बड़ा मिथ था जो अरिस्टोटल के टाइम से ही चलता आ रहा था, जो साइंटिस्ट आज तक मानते, अरिस्टोटल के टाइम से चलता आ रहा था, जो साइंटिस्ट मानते आ रहे थे जब तक कि उसको कि मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट से चले आ रहे थे, जो क्या माना जा रहा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो मिथ में, कि जो मानते थे कि लाइफ है ना वो राइज होती है कि नेचुरली फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल से। जो नॉन लिविंग मटेरियल, जो चीजें जिंदा ही नहीं है, जो चीजों में जान ही नहीं है, जिंदा ही नहीं है, उनसे लाइफ अपने आप राइज होती है। तो ये चीजें मानी जा रही थी, पहले लाइफ की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया था अपने स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो वो था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया जा रहा था कि मैगट्स दिख रहे थे, जो मतलब कि सड़े हुए मांस के टुकड़े पे अपने आप, जैसे ये पिक्चर्स में आप देख पा रहे हो, मैगट्स दिख रहे थे। तो इस वजह से उन्हें लग रहा था कि जो लाइफ है, जो नॉन लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग मैटर से अपने आप राइज हो रही है। काफी सदियों से यही चीज मानी जा रही थी कि ये डिस्कवरी एरा की अगर बात करें, फिर शुरुआत हुई ये 1665 में रॉबर्ट हुक। जब इंसानों ने पहली बार माइक्रोस्कोपिक दुनिया में झांका, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश की। जब माइक्रोग्राफिया बुक पब्लिश की, तो टिश्यू की सबसे छोटी यूनिट सेल, ये टर्म भी इन्होंने ही कॉइन की है, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की। अगर ट्रू फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, तो वो अपने हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, 1676। ये क्या अपने एक व्यापारी थे, एक मर्चेंट, एक व्यापारी थे, एक मर्चेंट थे, कपड़े के व्यापारी थे। तो ये जो कपड़े के रेशे या फाइबर्स को देखने के लेंस का यूज करते थे, तो इन्होंने उस लेंस का यूज करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा, देन इन्होंने उस माइक्रोब को नाम दिया। इन्होंने जिस चीज को देखा उसको एनिमिक्यूल्स, लिटिल एनिमल, इसका मतलब होता है लिटिल एनिमल। यही है अपने ट्रू फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने ही सिंपल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप क्रिएट की, जैसा कि आप इस पिक्चर में ये देख पा रहे हो, सिंपल सिंगल लेंस। यहाँ पे ये लेंस है इसका, और इसके अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं कोई भी, उसको फिर हम देखते हैं। तो ये सिंपल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप ऐसी दिखती है। इसके बाद अगर ट्रांजिशन एरा में एक बड़ी साइंटिफिक डिबेट शुरू हुई। 1668 में फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने मांस के 3 टुकड़ों को अलग अलग जार में रखा। एक जार को उन्होंने ओपन रखा, एक को सील कर दिया अच्छे से, ताकि उसके अंदर एयर भी एंटर ना कर सके, और एक को कपड़े से सील कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो जार ओपन था उसके अंदर फ्लाइज एंटर कर रही थी, और वो जो मीट का पीस था या मीट का टुकड़ा था, उसके ऊपर मैगट्स ग्रो कर रहे थे। बट जो कोर्क सील था, जिसके अंदर एयर भी एंटर नहीं कर सकती थी, उसके ऊपर कोई भी नो फ्लाइज एंटर कर सकती, कोई भी फ्लाइज भी एंटर नहीं कर सकती, ना ही कोई मतलब कि कोई भी मैगट्स का उधर कुछ मतलब कि प्रूफ मान लो, या कोई भी मैगट उसमें नहीं मिला इस मांस के टुकड़े पे। और जो कपड़ा क्लोथ से कवर, मतलब जो जार क्लोथ से कवर किया हुआ था, उसके ऊपर अब फ्लाइज तो अंदर जा नहीं सकती, बट जो मैगट्स थे वो ऊपर कपड़े के ऊपर मतलब दिखे, मैगट्स कपड़े के ऊपर दिखे। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी, उसको डिस्प्रूव कर दिया इन्होंने, एंड नई थ्योरी दी, एक बायोजेनेसिस।
बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब हुआ अपने लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो इन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी का मतलब कि इन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी दी। लेकिन माइक्रोब के लिए यह बहस जारी रही। जो जॉन नीडम थे 1745 में, दे आर सपोर्टिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। इन्होंने हीटेड मीट ब्रोथ, मतलब कि मीट वाले ब्रोथ को हीट किया, देन कूल इट एंड कवर इट। बट इन्होंने पहले हीट कर लिया था तो, और फिर उसको कवर बाद में किया, तो इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ दिखी। तो इन्होंने इमीडिएटली सील नहीं करने की वजह से इसके अंदर एयर एंटर कर गया और कंटामिनेशन माइक्रोब्स का दिखा। लेकिन लजारो सेफ्रेंजी द निदम्स के एक्सपेरिमेंट को फॉलो किया, बट जो फ्लास्क को इन्होंने सील करने के बाद बॉईल किया ब्रोथ को, रिजल्ट क्या हुआ? नो माइक्रोबियल ग्रोथ। देन इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं हवा में, अपनी एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लाइफ ओनली डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइफ। एंड जो लाइफ जो कहीं राइज करती है वो एग्जिस्टिंग लाइफ से ही राइज करती है। इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। तो इन्होंने इस थ्योरी को मतलब कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। फिर आती है बारी अपने द गोल्डन एरा की। अब द गोल्डन एरा को और भी साइंटिफिक बनाया रोबोट कोच ने। रोबोट कोच ने 1884 में कोच ने एक कोच पोस्टुलेट डेवलप किया। वो कोच पोस्टुलेट का मैं आपको बताया कि कैसे प्रूव किया जाए कि स्पेसिफिक पैथोजन ही, उन्होंने इसमें बताया कि कैसे एक स्पेसिफिक पैथोजन ही एक स्पेसिफिक डिजीज को मतलब कोज करता है। उन्होंने एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा के बैक्टीरिया को लैब में आइसोलेट किया। प्योर कल्चर टेक्निक्स और लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करने का जो सिस्टम हम आज भी यूज करते हैं वो कोच की ही देन है। कोच की वजह से ही हम बैक्टीरिया है या फंगस, कोच के बैक्टीरिया या फंगस हमको आइसोलेट कर पाते हैं, उनको अलग अलग मीडियाज पे ग्रो करवा पाते हैं। ये कोच की ही वजह से आज हम कर पाते हैं। देन इसके बाद ये जो लुईस पास्चर, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। एंड द टर्म एक्चुअल में माइक्रोबायोलॉजी टर्म भी इन्होंने ही दी। डेवलपमेंट ऑफ पास्चराइजेशन, जो मिल्क की इंडस्ट्रीज में पास्चराइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं, वो भी लुईस पास्चर द्वारा ही दी गई है। कंक्लूजन क्या था? डेफिनेटली डिसअप्रूव, इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव कर दिया। एंड द प्रपोज की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इन्होंने डिजीज की जर्म थ्योरी प्रपोज की। इन्होंने ये इनका फेमस एक्सपेरिमेंट स्वान नेक फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट है, जो कि आप एक्चुअली में सभी जानते हो कि एयर है जो इसमें अंदर एंटर कर जाती है, जो बट डस्ट पार्टिकल है जो स्वान नेक जो इसका ये घुमावदार मुंह है, यहाँ पे मतलब कि स्टक हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। इस वजह से इसके अंदर इस ब्रोथ में या इस जो भी इसमें लिक्विड है इसके अंदर कंटामिनेशन नहीं होता। तो इन्होंने इस थ्योरी को प्रूव किया इस स्वान नेक फ्लास्क से, कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को इन्होंने डिस्प्रूव किया। एंड लाइफ राइजेस फ्रॉम लाइफ यानी कि बायोजेनेसिस थ्योरी को इन्होंने भी सपोर्ट किया। अब हम स्टरलाइजेशन और सर्जरी अगर इसकी बात करें तो जॉन टिंडल थे। इन्होंने हीट रेजिस्टेंस जो स्पोर थे या बैक्टीरिया थे उनको किल करने के लिए अपने एक मेथड या जो टेक्निक थी उसका यूज किया, उसे बोला गया टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन में एक्चुअल में क्या होता है कि जैसा कि हमने किसी भी कल्चर है या कोई भी कुछ भी मीडिया है उसको आज स्टरलाइज कर लिया, देन उसको 2-3 दिन के बाद फिर स्टरलाइज कर लेते हैं सेम मीडिया को विदाउट ओपनिंग इट, देन उसके बाद एक बार फिर स्टरलाइज कर लेते हैं। इससे एक्चुअल में क्या होता है कि आज जो हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया थे वो यहाँ पे किल हो गए। देन इसके जो एक स्पोर थे जो कि हीट रेसिस्टेंस जो थे वो मतलब कि जो बेसिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे वो यहाँ किल हो गए, लेकिन जो हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो स्पोर्स थे वो अभी भी यहाँ सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन जब ये 3-4 दिन बाद फिर ग्रो हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेट होने के बाद ये अपने सेल्स बना लेंगे, फिर कंटामिनेशन होगा इसमें, फिर इसको स्टरलाइज कर लेंगे। इस तरीके से इन्होंने किसी ग्रोथ या मीडिया को इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन दिया या उसको स्टरलाइज किया। उसकी वजह से जो इन द एंड रिजल्ट मिला वो बिल्कुल प्रोसेस के अंदर बिल्कुल स्टरलाइजेशन हो चुका था, कोई भी ग्रोथ का या मीडिया का जो भी लिक्विड था। ठीक है, तो अगर देखें तो ये हीट सेंसिटिव एंड हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं। इन्होंने 2 तरीके बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। स्टैंडर्ड बॉइलिंग डज नॉट किल हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, स्टैंडर्ड बॉइलिंग नहीं कर सकती। फिर इन्होंने इस टेंडलाइजेशन जो अपने जो मेथड था या प्रोसेस थी इसको लाए। अगर फिर हम जोसेफ लिस्टर की बात करें तो एंटीसेप्टिक सर्जरी, इट्स फादर ऑफ द एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर माने जाते हैं जोसेफ लिस्टर। इन्होंने ऑब्जर्व किया इन्फेक्शन
कोज होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। किसी भी वाउंड के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उनका मेन रीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। फिर इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीसेप्टिक्स केमिकल्स का यूज किया। देन स्टरलाइज किया सर्जिकल एरिया को, या जो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल जो भी हम सर्जरी वगैरह में यूज करते हैं उनको स्टरलाइज किया। तो उसके बाद जो पोस्ट इन्फेक्शन, कोई भी ऑपरेशन करने के बाद जो पोस्ट इन्फेक्शन जो होता था वो बहुत सी हद तक रिड्यूस हो गया। रिड्यूस पोस्ट इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी। तो अब हम रोबोट कोच की बात करें तो इन्होंने डेवलप किया कोच पोस्टुलेट। इन्होंने स्पेसिफिक पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ए स्पेसिफिक डिजीज, ये प्रूव किया। इन्होंने आइसोलेट किया बैक्टीरिया को, एंथ्रेक्स को, ट्यूबरकुलोसिस को एंड कोलेरा वाले बैक्टीरिया को। लेबोरेटरी टेक्निक्स फॉर कल्चरिंग एंड आइसोलेटिंग बैक्टीरिया इज गिवन बाय द रोबोट कोच, जो कि आज हम यूज कर रहे हैं। तो कोच पोस्टुलेट में एक्चुअल में क्या था कि इनका इनका था कि कोई भी अगर डिजीज है तो उसके पीछे किसी ना तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रीजन है। ठीक है, इन्होंने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया पैथोजेनिक होस्ट से। देन इन्होंने इसको कल्चर किया। कल्चर करने के बाद इन्होंने वापस उसको हेल्दी होस्ट में ट्रांसफर किया। देन वो ही हेल्दी होस्ट डिजीज शो कर रहा था, जो कि स्टार्टिंग में अपना पैथोजेनिक होस्ट शो कर रहा था। तो इसके मेनली चार स्टेप्स थे इसके मेनली। पहला, पैथोजेनिक होस्ट से डिजीज को आइसोलेट करना, या माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो भी है उसका रीजन या डिजीज है उसको आइसोलेट किया। उसके बाद उसको प्योर कल्चर किया। प्योर कल्चर के बाद उसको ट्रांसफर किया नॉन पैथोजेनिक होस्ट में कह लो या हेल्दी होस्ट में कह लो, उसमें ट्रांसफर किया। देन उसको अगेन रीआइसोलेट किया। तो जब रीआइसोलेट किया और जो फर्स्ट टाइम जब आइसोलेट किया था एंड रीआइसोलेट देन द रीजन वाज, या फिर द ऑर्गेनिज्म वाज सेम ऑर्गेनिज्म था। तो इन्होंने ये कोच पोस्टुलेट दिया। बीमारियों का कारण तो पता चल गया, लेकिन इलाज क्या है? अब एडवर्ड जेनर आए 1796 में। इन्होंने देखा कि काउ पॉक्स वाले लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता। उन्होंने इसी ऑब्जर्वेशन से दुनिया की पहली सफल वैक्सीन बनाई और मॉडर्न इम्यूनोलॉजी को जन्म दिया। फिर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो पेनिसिलिन, ये एक्चुअल में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट एंड विच ईयर। ये एक्चुअल में हर एग्जाम में या अपने क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा डिस्कवर की गई। तो इन्होंने पेनिसिलिन लाई, एक प्लेट पर फंगस ग्रो होते हुए देखा जिसमें बैक्टीरिया को मार दिया था। एक मतलब इन्होंने देखा कि इन्होंने एक रैंडमली एक्सीडेंटली डिस्कवरी की, एक प्लेट के अंदर एक फंगस ग्रो हो रही है, बट जो इनके जो इन्होंने कल्चर बैक्टीरियल कल्चर थे वो मार रही है उनको। तो उन्होंने ये एक्सीडेंटली डिस्कवर किया इसको, पेनिसिलिन को। तो पूरी दुनिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में आज क्रांति लाई। इसे वंडर ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाता है अपने द मॉडर्न एरा की बात करें तो आज के टाइम पे मॉलिक्यूलर लेवल पे का सब हो रहा है। मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ठीक है, ये हाई लेवल का आजकल काम हो रहा है। तो रोनाल्ड रोज ने, जैसा कि बताया कि रोनाल्ड रोज ने क्या डिस्कवर किया कि मलेरिया है वो कैसे हो रहा है, मॉस्किटो से। लेकिन मॉस्किटो सिर्फ एक ट्रांसमीटर है, वो एक एज ए वेक्टर काम कर रहा है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहा है और अपने जो इसकी स्ट्रिंग करता है, जो ये मतलब कि जो काटता है, जिसे अपने बोलते काटता है, उसकी वजह से अपनी जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है वो इंसान की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। तो एज ए ये वेक्टर काम कर रहा है। देन अपने आते हैं जेम्स वॉटसन एंड क्रिक 1953 में। इन्होंने जो अपना डीएनए है उसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसको डिस्कवर किया कि डीएनए अपना कैसे होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे मतलब होती है, इसके अंदर कौन से जैसे बॉन्ड्स होते हैं या फिर कौन से जैसे अपने एजीसीटी ये जो कि ये बेस पेयर्स होते हैं, जैसे एटी के साथ डबल बॉन्ड और जीसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से इन्होंने
कि डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए लेवल की इन्होंने डिस्कवरी की। अब आते हैं स्टैनले प्रिजनर, इन्होंने प्रियॉन्स की डिस्कवरी की कि प्रियॉन्स एक्चुअल में क्या होता है, इन्फेक्टियस यानी इन्फेक्शन कोज करने वाले मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो इन डिजीज कोज करते हैं। बहुत सारी डिजीज प्रियॉन से भी होती है इंसानों में, तो ये स्टैनले प्रिजनर ने बताया। अब ये है हमारी इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की समरी स्लाइड में, इवोल्यूशन की समरी स्लाइड में इन चारों एराज का एक क्विक और बेहतरीन रिकेप दिया गया है। आप देखो कि जैसे कि फर्स्ट एरा में डिस्कवरी, ट्रांजिशन एरा, गोल्डन एरा, मॉडर्न एरा। माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड डिस्कवरी एरा में तो मेनली डिबेट होती थी किस चीज को लेके, या वो स्टार्ट हुई ट्रांजिशन एरा में, जर्म थ्योरी है वो गोल्डन एरा में आई, और मॉलिक्यूलर लेवल का काम जो आज भी अपने चल रहा है वो फोर्थ मॉडर्न एरा में 1950 से प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। अब जो बिलीव था पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे डिस्कवरी एरा तक था, यानी कि फर्स्ट एरा तक था, सेकंड एरा में इसको प्रूव करने की कोशिश की गई या फिर इसको डिसप्रूव कर दिया। फिर मेडिकल क्योर, मतलब कि जब ये डिसप्रूव हो गई उसके बाद एक्चुअल में पता चल गया कि जो लाइफ राइज हो रही है वो कैसे राइज हो रही है। तो उन चीजों को उन चीजों के बारे में जानते जानते धीरे धीरे आज के टाइम पे स्टडी इतने हाई लेवल पे या डिस्कवरी इतनी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है कि हम जेनेटिक लेवल तक की स्टडी या वायरस वगैरह की, उनकी लाइफ साइकिल, बहुत सारी इनकी स्टडीज के बारे में, जो होने वाले जो हमें नुकसान है या उनके प्रोज कॉन्स जो भी हैं वो आज के टाइम में हम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो एराज 1 में मेनली लेवन हुक एंड एरा डिस्कवरी में देखें तो हुक एंड लेवन हुक वगैरह साइंटिस्ट, इसमें एरा 2 में रेडी, इधम, स्प्लेंजी, और एरा गोल्डन एरा में पास्चर, कोच, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसमें रोज, वाटसन, क्रिक, प्रिजनर, ये मेन साइंटिस्ट थे। अब इससे रिलेटेड कुछ अपने एमसीक्यूज देखते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फर्स्ट अगर एमसीक्यू की बात करें, वो इज कंसीडर्ड द ट्रू फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर बीइंग द फर्स्ट टू एक्यूरेटली ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन था? वो थे अपने एंटम ल्यूवेनहॉक। अब सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें तो विच साइंटिस्ट यूज द स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट टू डेफिनेटली डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को अगर देखें डिस्प्रूव करने के लिए कि कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने स्वान नेक फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया या किया, तो थे अपने लुईस पास्चर। क्वेश्चन 3, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फेमस डिस्कवरी वंडर ड्रग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 1928 में किसने, मतलब कि कौन सी जो ड्रग वो अपने एंटीबायोटिक से जिसकी डिस्कवरी की। आज के टाइम पे तो ये अभी इनके अंदर मॉडिफिकेशन करके, या जो अपने पेनिसिलियम नोटेटम है जो फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम, इससे डिस्कवरी हुई थी इसकी पेनिसिलिन की। एक्चुअल में वो फंगस पेनिसिलियम नोटेटम थी, बट आजकल बहुत सारी उन फंगस के अंदर मॉडिफिकेशन करके, इनके जेनेटिक लेवल पे मॉडिफाइड करके इनसे फोर्सफुली पेनिसिलिन का प्रोडक्शन हाई लेवल पे लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन 4, तो व्हाट डिड जॉन निदन हिटेड ब्रोथ एक्सपेरिमेंट इनकरेक्टली अटेम्प्टेड टू प्रूव। अब जॉन निदन का जो हिटेड वाला ब्रोथ वाला एक्सपेरिमेंट था उसने इनकरेक्टली क्या प्रूव कर दिया? उसने इनकरेक्टली स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी उसको प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन 5 की बात करें, कौन सा एरा था जो मोस्ट एसोसिएटेड था विद द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स, इनोवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये अपना था मॉडर्न एरा, जो आज के टाइम में भी चल रहा है। अब who developed the postulate providing the specific pathogen is responsible for specific disease। रॉबर्ट कॉच, जो इसके 4 स्टेप्स आपको बताए थे पोस्टुलेट के। पहले कोई भी अगर पहले मान लो अगर कोई पैथोजेनिक होस्ट है तो उसमें किसी ना तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होगा उसमें डिजीज कोज करने में। उसको फिर आइसोलेट किया, उसको आइसोलेट करके उसको नॉन पैथोजेनिक होस्ट में ट्रांसफर किया, देन अगेन रीआइसोलेट किया, देन पैथोजेनिक होस्ट वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी इसका रीजन था, और जो रीआइसोलेट किया जो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोथ वर सेम। तो ये इन्होंने 4 स्टेप का एक कोच पोस्टुलेट दिया था रॉबर्ट कोच ने। देन 7th क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जोसेफ लिस्टर ने ये एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर थे। इन्हीं ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का मतलब कि जो पोस्ट इन्फेक्शन होते थे उनके बारे में बताया था, और इन्होंने ही उसकी रिडक्शन की, पोस्ट इन्फेक्शन सर्जरी में जो रिडक्शन हुई वो इन्हीं की वजह से हुई। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। माइक्रोबायोलॉजी का यह सफर बहुत ही अमेजिंग है, और साइंस में डिस्कवरी कभी रुकती नहीं है, और आज भी बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज हो रही है, जैसा कि हम आगे लेक्चर्स में देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।